हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह से संबंधित। अब विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रुकना या ठहरना। ठीक है, अतः जिस प्रकार बोलते समय बीच में रुकते हैं, उसी प्रकार लिखते समय उस रुकने के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वक्ता के भावों को समझाने में विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी का एकमात्र चिन्ह पूर्ण विराम है। अन्य चिन्हों को हिंदी भाषा ने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए हैं, ये ध्यान रखना है। कौन सा है, पूर्ण विराम ही है हिंदी का, तो ना। अब देखो विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ रुकना या ठहरना है। जब हम किसी वाक्य को बोलते या लिखते समय उसमें उचित स्थान पर ठहराव आवश्यक होता है, इससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण बनती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दर्शाने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो वाक्य में ठहराव, विश्राम या रुकाव को दर्शाते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के अर्थ को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। विराम चिन्ह के उदाहरण मयंक फट रहा है, सामान्य सूचना है। लाल किला किसने बनाया, प्रश्नवाचक है। अंजलि आई है, आश्चर्य भाव है ना। विराम चिन्ह का महत्व कैसे है। विराम चिन्ह का सही प्रयोग वाक्य को अर्थपूर्ण बनाता है। यदि सही स्थान पर विराम चिन्ह न लगाए जाए तो वाक्य का अर्थ बदल सकता है या स्पष्ट नहीं होता है, ध्यान रखना है। वो कैसे बदलता है, कैसे स्पष्ट नहीं होता है, एक ही उदाहरण से समझेंगे हम। रोको मत जाने दो। ठीक है, पहला है रोको मत, मतलब उसको रोको मत जाने दो। फिर है रोको, रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोको, जाने नहीं देना है ना। रोको मत जाने दो, यह है रोको मत जाने दो। ठीक है, ऐसे। फिर है, चलो आगे, विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के प्रकार कितने होते हैं हिंदी में, कुल कितने होते हैं, 18 प्रकार। और मैंने अभी बताया है कि हिंदी का पूर्ण विराम चिन्ह ही है। बाकी हिंदी भाषा ने अन्य भाषाओं, विशेष रूप से अंग्रेजी से ग्रहण किए। पहला है अल्प विराम। अब अल्प विराम का आपको ये चिन्ह याद रखना है। ठीक है, कौन सा, ये वाला। अर्धविराम का ये वाला, पूर्ण विराम का ये वाला, उपविराम का ये वाला, ध्यान रखना है आपको। चिन्ह पूछे जाते हैं। विस्मयादि बोधक ये, प्रश्नवाचक ये, कोष्टक ये, योजक ये। ठीक है, फिर है उद्धरण ये वाला, संक्षेप ये वाला, विवरण या आदेश ये वाला। फिर है रेखांकन ये, लोप चिन्ह ये वाला, पुनरुक्ति सूचक ये वाला। कौन सा है ये, पुनरुक्ति सूचक। फिर है विस्मरण या त्रुटिपूर्वक ये वाला, अंशपद या काकपद बोलते इसके। अवग्रह ये वाला, अवग्रह ये वाला। ठीक है, फिर है तुल्यता ये वाला, निर्देश ये वाला। विराम चिन्ह, अब देखो इनके जितने भी बताए उनका अलग अलग। अल्प विराम। अब अल्प विराम क्या होता है, कहाँ प्रयोग होता है, देखना। एक से अधिक वस्तुओं या नामों को अलग करने के लिए थोड़ी रुकावट दर्शाने हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब एक से अधिक वस्तुओं या नामों को अलग करने के लिए, जैसे अमित, विन्नी, पूजा और सीमा स्कूल गई। लग रहे हैं ना, मैंने बाजार से सेब, केले, संतरे और अंगूर खरीदे। ठीक है, फिर देखो आगे अर्धविराम। ये क्या था, अल्पविराम, ये है अर्धविराम। अब अर्धविराम क्या है, चिन्ह तो ये है। दो वाक्यों के बीच गहरे संबंध को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वर्षा हो रही थी, बच्चे खेलना छोड़कर घर आ गए, ये है ना। फिर है जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो, जैसे सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगी और मैं प्रातः काल भ्रमण को चल पड़ा। पूर्ण विराम हिंदी का एकमात्र है ना चिन्ह। जब वाक्य समाप्त होता है
तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है। रिया गाना गा रही है। ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते थे, फुल स्टॉप। काव्य में दोहा सोटा चौपाई के चरणों के अंत में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक है। उपविराम, अब उपविराम किसे कहेंगे ये ध्यान रखना है। जब किसी बात या विषय को विशेष रूप से समझा ना हो तब उपविराम का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा भविष्य की चाबी है, ऐसे। फिर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला। कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है। हर्ष क्रोध आश्रय दुख आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हर्ष क्रोध आश्रय दुख ये क्या है, मनोभाव है। वह क्या दृश्य है, वह क्या ज्ञेय है ना, विस्मयादि बोधक। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह किसी प्रश्न पूछते समय वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछते समय, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क ना, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर है आगे चलो, कोष्ठक। अतिरिक्त जानकारी या टिप्पणी जोड़ने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। मनीषा जो दिल्ली में रहती है बहुत मेहनती छात्रा है। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने हेतु या युग्म शब्दों में इसका प्रयोग होता है। दो शब्दों को जोड़ने में या युग्म शब्दों में, जैसे सुख दुख दिन रात, ऐसे है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइफन, है ना। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण उद्धरण चिन्ह ये वाला है ना। किसी का कथन ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, किसी का कथन ज्यों का त्यों प्रयोग करने के लिए। जैसे गुरुजी ने कहा ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, गुरुजी का कहा कथन है ना ये। फिर है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा उद्धरण चिन्ह, ये दो होते हैं। जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि उल्लेख करना हो, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज कवि हैं, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। अब दोहरा कहाँ होता है, वाक्यांश के उद्धृत करते समय महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। फिर है संक्षेप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला होता है। लंबे शब्दों को छोटा लिखने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर शर्मा, पंडित नेहरू, ऐसे ना। विवरण सूचक सूचियाँ या बिंदुवार जानकारी देने के लिए इसका उपयोग होता है। सूचियाँ या बिंदुवार जानकारी देने के लिए इसका उपयोग होता है, जैसे मुख्यतः त्यौहार, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। फिर है रेखांकन चिन्ह। महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण शब्दों को ना, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, ऐसे है ना। लोप चिन्ह, जब कोई वाक्य अधूरा छोड़ना हो या कुछ भाग छिपाना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। कभी जब कोई वाक्य अधूरा छोड़ना हो या कुछ भाग छिपाना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, लोप चिन्ह का। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि, आगे बंद कर दिए ना ये। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक ये क्या होता है, एक ही वाक्यांश को बार बार लिखने से बचने के लिए ये चिन्ह का उपयोग किया जाता है, एक ही वाक्यांश को। ठीक है। जैसे राजेश डॉक्टर है के पिता अध्यापक है, मतलब राकेश के पिता। ठीक है। फिर है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण या हंस या काक या त्रुटि सूचक है ना। लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो उसे दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। राम जाएगा मतलब मंदिर जाएगा, है ना, इसकी जगह। फिर चलो, अवग्रह दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अवग्रह कौन सा, ये वाला। अवग्रह संधि के कारण विलुप्त हुए ए या दीर्घ स्वर को दर्शाता है। माँ बुआ, ऐसे ना, ये अवग्रह। बालकोयम, बालकोयम, बालकोयम। सोहयम प्रभो अनुग्रह, ऐसे। ये क्या है, अवग्रह चिन्ह। फिर है तुल्य सूचक चिन्ह। किसी वस्तु, संख्या, गुण आदि को समान या तुल्य दर्शाने के लिए, तुल्य या समान दर्शाने के लिए। ठीक है। जैसे 9 बराबर 7 + 2, 9 हो गया ना। 10 + 2 बराबर
12 है ऐसे, ठीक है। फिर है निर्देश सूचक चिन्ह। निर्देश सूचक में क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग विषय, उदाहरण, कथन या शीर्षक से पहले किया जाता है। कब किया जाता है? विषय, उदाहरण, कथन या शीर्षक से पहले किया जाता है। अध्यापक तुम जा सकते हो, अध्यापक तुम जा सकते हो, ठीक है। जैसे क्रिकेट, हॉकी, शतरंज। फिर अंतर, योजक, सुख दुख, सुख और दुख। निर्देश, वाक्य के पहले भाग को विशेष रूप से प्रस्तुत करने के लिए, पहले भाग को विशेष रूप से प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, विराम चिन्ह वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट हुआ है ना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना, अर्थात जिस प्रकार बोलते समय बीच में रुकते हैं ना अपन, उसी प्रकार लिखते समय उस रुकने के स्थान पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? विराम चिन्ह होते हैं। वक्ता के भावों को समझने में विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी का एकमात्र विराम चिन्ह कौन सा बताया मैंने? पूर्ण विराम, ठीक है। अन्य चिन्ह हिंदी भाषा ने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए हैं, ठीक है। और इनमें से पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, ऐसे मैंने 18 बताए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज हमारी हिंदी व्याकरण कंप्लीट हुई। मैंने तकरीबन सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, पूरे अच्छे से कवर कराने का प्रयास किया है। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें, मैं उन्हें भी करवा दूंगी, ठीक है। हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक कंप्लीट हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। विशेष रूप से ये बैच मेरा रीट को टारगेट करके लिया गया था, ठीक है। अब अपने कुछ काव्य शास्त्र वाले टॉपिक रहे हैं एक दो, शायद रीट में तो शब्द शक्ति वाला ही है जो मैं आपको करवा दूंगी। फिर शिक्षण विधियाँ कराएंगे और उससे पहले मैं आपकी एक क्लास मतलब PYQ वाली करवाऊंगी, मतलब एक एक टॉपिक उठाऊंगी, उसके PYQ करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, वो मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।